नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल अल्फाज शो स्टाइल पर स्वागत है। क्लास 10th लेवल के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को आज हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं इसके डिफरेंट कंसेप्ट्स को। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आज जो कुछ भी हम बताने वाले हैं उसका पूरा कंसेप्ट आप आसानी से समझ सकें। तो समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो तरीका है इसका। पहला तरीका तो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा तरीका है अलजेब्राइक मेथड। ग्राफिकल मेथड को क्लास 10th लेवल में आगे डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन अलजेब्राइक मेथड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो समझते हैं किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट इसका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा पार्ट है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा पार्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में समझेंगे। इससे पहले क्लास 9th में हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को समझे थे। आज समझना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता था तो इक्वेशन एक ही होता था, वेरिएबल दो होते थे। अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब दो दो इक्वेशंस होंगे और दो दो वेरिएबल्स भी होंगे दोनों ही इक्वेशन में, उसको समझेंगे। क्लास 9 में जो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़े थे उसका जनरल इक्वेशन था ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, लेकिन अब हमको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये दो इक्वेशंस हम लोग डिफरेंट मेथड से बना लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, जहां पर a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सभी के सभी रियल नंबर्स हैं। a1 और a2 x के कोफिशिएंट्स हैं दोनों ही इक्वेशन में। आप देख लीजिए x का जो कोफिशिएंट है पहला इक्वेशन में a1 है और दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है। सिमिलरली b1 एंड b2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ y, मतलब y का कोफिशिएंट b1 और b2 है, आप दोनों ही इक्वेशन में देख सकते हैं। c1 एंड c2 आर द कांस्टेंट टर्म्स। दोनों ही इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए, पहला इक्वेशन में c1 है कांस्टेंट टर्म और दूसरे इक्वेशन में c2 है कांस्टेंट टर्म। इसका और एक कंडीशन है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे a एंड b आर नॉट बोथ 0 एट ए टाइम। एक साथ दोनों वेरिएबल को हम 0 नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दूसरा एग्जाम्पल इसका 3x इक्वल्स टू y एंड माइनस 7x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक और एग्जाम्पल x प्लस y इक्वल्स टू 5 एंड 17 इक्वल्स टू y। ये सभी एग्जाम्पल्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। हर एक एग्जाम्पल में दो वेरिएबल है और दो दो इक्वेशंस हैं। इससे पहले क्लास 9 में सिर्फ एक इक्वेशन हुआ करता था, अब हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे और दोनों ही इक्वेशन में दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, उसके सहारे सॉल्व करना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज ग्राफिकल मेथड को। इसके कंसेप्ट को समझते हैं। जब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो दो डिफरेंट लाइंस भी बनेंगे और जब उस दोनों ही लाइन को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं तो उसका तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। पहला पॉसिबिलिटी तो ये है कि लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब दो लाइन जो है अपने पास ये दोनों के दोनों कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी इंटरसेक्ट कर जाए। फिगर से समझिए, एक लाइन ऐसा और दूसरा लाइन ये वाला, एक रेड कलर का लाइन दिख रहा है आपको, एक ग्रीन कलर वाला, दोनों ही लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका नेचर कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये दोनों ही लाइन कभी इंटरसेक्ट करे ही नहीं, मतलब पैरेलल लाइंस, एक लाइन रेड कलर में और दूसरा ग्रीन कलर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों में से कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। तीसरा कंडीशन ये है कि एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाए। दो लाइन जो हमारे पास होगा एक के ऊपर में ही दूसरा ओवरलैप कर जाए, उसको हम लोग कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। फिगर से समझिए, एक लाइन रेड कलर में ऐसा आपको दिख रहा है, इसके ऊपर में एक और लाइन आ गया जो कि इसी पर कोइंसाइड कर गया एक लाइन के ऊपर में, तो इसको हम लोग कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। यही तीन पॉसिबिलिटीज है। अब तीनों ही पॉसिबिलिटीज पर डिफरेंट एग्जांपल्स चेक करके देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है Anu went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on giant wheel and play hoopla. आइए पहले हुपला को ही समझ लें, क्या होता है हुपला, आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले हुपला को ही समझ लेते हैं। हुपला एक गेम है जो कि आप भी देखे होंगे मेला में। जब आप मेला जाते हैं या जहां पर इंटरटेनमेंट का डिफरेंट साधन आपको मिल जाए वहां पर एक गेम आपको दिख जाएगा हुपला नाम का। हो सकता है ऐसा कि आप नाम से न जानते हो,
लेकिन जब चित्र दिखा देंगे तब एक ही बार में आप पहचान जाइएगा, चिन्ह जाइएगा कि हाँ अरे यही तो है हुपला। देखिए चित्र, एक लड़की है जिसके हाथ में एक रिंग है, आगे दुकान है उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है। अब आप मेला में देखे होंगे ऐसा वाला खेल की लोहा का रिंग होता है जिसको फेंकते हैं और जिस सामान पर फंस जाता है वो सामान आपका हो गया। इसी गेम को हम लोग हुपला गेम बोलते हैं। अब चिन्ह गए, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। अब जाइंट व्हील क्या होता है? राम झूला तो देखे होंगे बड़का, इसी चित्र में देखिए ना वो लड़की के पीछे में जो बड़का झूला आपको दिख रहा है सर्कुलर टाइप का, वही है जाइंट व्हील। एक इक्वेशन तो हमारा यहीं से बन जाएगा कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। मतलब ये हुआ कि अगर 2 बार वो हुपला खेलती है तो 1 बार वो राम झूला पर झूलती है। तो इक्वेशन के लिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। लेट द टोटल नंबर ऑफ राइड्स बाय अन्नू इक्वल्स टू एक्स एंड टोटल नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इक्वल्स टू वाई। एक इक्वेशन हम यहां से बना देते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमारा इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू हाफ एक्स, y इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स। देखिए क्वेश्चन में अब आगे क्या लिखा हुआ है। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4। मतलब राम झूला पर अगर वो झूल रही है तो उसके लिए 3 रुपया का टिकट है, और अगर वो हुपला गेम खेल रही है तो उसके लिए 4 रुपया का टिकट है। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला प्रोवाइडेड शी स्पेंट ₹20। मतलब ये हुआ कि हमको पता करना है कि वो कितनी बार राम झूला पर झूली है और कितनी बार हुपला खेली है, जबकि वो टोटल 20 रुपया खर्चा की। दूसरे सिचुएशन के लिए इक्वेशन आसानी से बन जाएगा। नंबर ऑफ राइड्स के लिए हम लोग x माने हैं और हुपला गेम के लिए y माने हैं, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, चूंकि 20 रुपया ही खर्चा कर रही है। 2 इक्वेशन हमारे पास बन गया। अब पहला इक्वेशन है y इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स। इसको हम और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 2y इक्वल्स टू एक्स, और थोड़ा सॉल्व कर लें तो लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशन अपने पास आ गया, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। असली हुपला गेम तो अब खेलेंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों ही इक्वेशन को सिंगल कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करने हैं। मतलब ये हुआ कि क्लास 9 में हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन में एक ही लाइन के लिए प्लॉट करते थे, लेकिन अब हमारे पास दो इक्वेशन है तो दोनों ही इक्वेशन को एक ही साथ प्लॉट करना पड़ेगा। 2 इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशन भी चाहिए। 2 डिफरेंट सॉल्यूशन हम लोग बना लेते हैं। एक टेबल देख रहे हैं आप, x और y के लिए डिफरेंट वैल्यूज है जो कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरे टेबल में सेकंड इक्वेशन के लिए है। अब जितना भी पॉइंट्स अपने पास है, जो भी सॉल्यूशंस है दोनों ही इक्वेशन के लिए, उसको सिंगल कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर देते हैं तो दिखता है ऐसा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 डिफरेंट लाइंस है और ये दोनों के दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया। मतलब ये हुआ कि लाइन का जो 3 डिफरेंट नेचर समझे थे उसमें से एक नेचर तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ये जो 2 लाइन्स है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और कहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तो 4,2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों ही लाइन। इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रश्मि वेंट टू स्टेशनरी शॉप and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Rashmi, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. मतलब ये हुआ कि रश्मि नाम की एक लड़की है जो कि किताब कॉपी सबके दुकान पर जाती है स्टेशनरी शॉप पर, और वहां से वो 2 पेंसिल और 3 गो मिटौना खरीदती है 9 रुपया में। उसकी एक दोस्त है सखी सहेली सोनाली, उसी दुकान पर वो डिफरेंट वैरायटी की पेंसिल्स और इरेजर्स, पेंसिल और मिटौना देखती है रश्मि के साथ। वो भी 4 पेंसिल और 6 गो मिटौना खरीद लेती है 18 रुपया में, एक ही प्रकार का। अब इस सिचुएशन को हमको अल्जेब्राइकली और ग्राफिकली दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो आइए रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लेते हैं एक पेंसिल का कॉस्ट x और इरेजर का कॉस्ट y, एक इरेजर का कॉस्ट y। तो रश्मि खरीदती है 2 गो पेंसिल और 3 गो इरेजर 9 रुपया में, तो इसके लिए इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। और सोनाली खरीदती है 4 गो पेंसिल और 6 गो इरेजर 18 रुपया में, तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अल्जेब्राइकली तो रिप्रेजेंट हो गया। 2 इक्वेशन बनाना था, 2 इक्वेशन बन के तैयार है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं।
तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए दो इक्वेशन है तो दो डिफरेंट सॉल्यूशंस भी होने चाहिए दोनों ही इक्वेशन के लिए। तो डिफरेंट सॉल्यूशंस ले लेते हैं। क्लास 9 में आपने सीख लिया है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। टेबल के फॉर्म में देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा। पहले इक्वेशन का और दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशंस यहाँ पर है। अब जो भी पॉइंट्स अपने पास आए हैं उस सारे के सारे पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर दिए। अब देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हमने प्लॉट किया वो सारे के सारे सेम नेचर के हैं, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। इसका मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पर लाई कर गया। ये जो दो डिफरेंट इक्वेशंस अपने पास है ये दोनों ही के दोनों कोइंसिडेंट लाइंस के इक्वेशंस हैं, जो कि ग्राफ में क्लियर पता चल रहा है कि एक लाइन के ऊपर में दूसरा ओवरलैप कर गया है, कोइंसाइड कर गया है। आप ग्राफ में ध्यान से देखिए, एक ही लाइन पर दो दो इक्वेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि उसी लाइन पर दूसरा लाइन भी लाई कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। और इक्वेशन से भी आप पता लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए इक्वेशन को, सेम रेशियो में दूसरा इक्वेशन है, मतलब बिल्कुल ही इक्विवेलेंट है। एक से आप दूसरे इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं आसानी से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशंस अपने पास आए हैं ये कोइंसिडेंट लाइंस के इक्वेशंस हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0. Represent this situation geometrically. अब दो इक्वेशंस अपने पास पहले से दिया हुआ है, बनाना नहीं पड़ेगा, पहले से बन करके तैयार है और इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। इक्वेशंस है अपने पास x plus 2y minus 4 equals to 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x plus 4y minus 12 equals to 0। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सॉल्यूशंस तो चाहिए ही चाहिए। तो टेबल में आप देख सकते हैं x और y दोनों के लिए हम दो डिफरेंट सॉल्यूशन ले लिए हैं और दूसरे इक्वेशन के लिए फिर से एक और टेबल बना करके दूसरा सॉल्यूशन ले लिए हैं। अब सारे के सारे पॉइंट्स को सिंगल कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है और लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए प्लॉट करने के बाद ये दिखता है कैसे। आप फिगर आपके सामने में है, देख लीजिए। अब दो डिफरेंट लाइन तो है, ये दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, न ही एक दूसरे के ऊपर में लाई कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोइंसिडेंट नहीं है। तो ये तीसरा नेचर है लाइन का। कैसा नेचर? तो पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइंस है दोनों, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ये दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट किया ही नहीं है। हाँ, तो आ जाइए अब मेन मुद्दा पर। तीन डिफरेंट नेचर हम लोग देखे हैं, तीन डिफरेंट बिहेवियर्स हम लोग देखे हैं लाइन का। अब इस तीनों ही बिहेवियर को अगर हम एक साथ समराइज करें तो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं, जिसमें से पहला पॉइंट्स है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर सकता है सिंगल पॉइंट पर। जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब ये हुआ कि उसका वन सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उस सिचुएशन में हम इसको बोल सकते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। मतलब द लाइंस मे इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज वन सॉल्यूशन दैट इज यूनिक सॉल्यूशन एंड कॉल्ड एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। दूसरा पॉइंट है कि लाइन पैरेलल हो जाए। पैरेलल के केस में कहीं इंटरसेक्ट करता नहीं है, इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इस सिचुएशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब the lines may be parallel. In this case, the pair of equations have no solution and called as inconsistent pair of equations. तीसरा पॉइंट है कि लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर में लाई कर जाए, जिसको हम लोग कोइंसाइड भी बोलते हैं। और इस कंडीशन में उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स से बनता है लाइन। और जब एक लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैप कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स वहां पर इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब उस कंडीशन में सॉल्यूशन कितना होगा? तो यहाँ भी सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी। और इसको हम बोल सकते हैं कि ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है, या दूसरे लैंग्वेज में अगर इसको हम बोले तो इनडायरेक्टली कंसिस्टेंट इसको भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन डिफरेंट नेचर था लाइन का, तीनों डिफरेंट एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, उस पर समराइज कर दिए कि कंसिस्टेंट हो सकता है नहीं हो सकता है। फिर भी आपके दिमाग में वो सवाल आ रहा होगा कि ये कंसिस्टेंट होता क्या है। एग्जिस्टेंस है लाइन का। कंसिस्टेंट आप जनरल भाषा में ऐसे समझिए कि जिसका सॉल्यूशन आ जाए, जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें, उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। जिसको सॉल्व नहीं कर सके उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। जैसे तीन नेचर है लाइन का, एक इंटरसेक्टिंग, दूसरा पैरेलल और तीसरा कोइंसाइडिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया, सॉल्यूशन है, मतलब कंसिस्टेंट है। पैरेलल लाइंस में अगर देखें तो कहीं भी इंटरसेक्ट करता ही नहीं है,
और तीसरा है कोइंसाइडिंग लाइंस, मतलब बहुत सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, वो भी कंसिस्टेंट है। इसको और अच्छे से समझते हैं। चूंकि हमारे पास दो डिफरेंट इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, जहां पर आपको पता है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी के सभी रियल नंबर्स हैं। a1 a2 ये x के कोफिशिएंट्स हैं, b1 b2 ये y के कोफिशिएंट्स हैं और c1 c2 ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, तो x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, इस तीनों के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करेंगे और देखेंगे कि क्या सब कंडीशन हो सकता है। मतलब ये हुआ कि a1 by a2 जो कि x के कोफिशिएंट का रेशियो है, b1 by b2 जो कि y के कोफिशिएंट का रेशियो है और c1 by c2 जो कि कांस्टेंट टर्म का रेशियो है। इस तीनों के ही वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके समझेंगे कि क्या सब सिचुएशन हो सकता है, क्या सब और पॉसिबिलिटीज है। हाँ, तो आइए समझते हैं इसके पॉसिबिलिटीज को। टेबल के फॉर्म में हमने लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो का वैल्यू y के कोफिशिएंट के रेशियो के वैल्यू के बराबर ना हो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस इसको हम बोलेंगे। इसका एक ही सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन उसको आप बोल सकते हैं। एग्जिस्टेंस कैसा होगा, तो कंसिस्टेंट उसका एग्जिस्टेंस है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 लिखे, बढ़िया, लेकिन c1 by c2 को कहाँ छोड़ दिए। तो आप यहाँ पर समझिए कि जब x और y के कोफिशिएंट के रेशियो को इन्वॉल्व कर लिए और ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म अगर बराबर हो भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर नहीं हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को हमने लिखा ही नहीं, क्योंकि x और y के ही कोफिशिएंट के रेशियो से हमारा काम बन जा रहा है। दूसरे पॉइंट में आइए, वहां पर देखिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। मतलब ये हुआ कि पहला कंडीशन में a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं था। अब हम कर लेते हैं क्या कि x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो को बराबर कर देते हैं। मतलब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। अब बचा तीसरा टर्म कांस्टेंट टर्म वाला, उसका रेशियो, तो कांस्टेंट टर्म के रेशियो को भी हमने बराबर कर दिया। अगर तीनों ही आपस में बराबर हो गया तो ये कोइंसिडेंट लाइंस है, इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा और इसको हम लोग बोल सकते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। इसका तीसरा पॉइंट, अगर कांस्टेंट टर्म का रेशियो a1 by a2 और b1 by b2 के बराबर नहीं हुआ तब क्या होगा। मतलब ये हुआ कि x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर तो है, लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं है। इस कंडीशन में लाइन हो जाएगा पैरेलल और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन में हम बोल सकते हैं कि इसका नो सॉल्यूशन है और एग्जिस्टेंस में हम लिख सकते हैं इनकंसिस्टेंट। इस टेबल का स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। अब इसी टेबल पर बेस्ड हम सवाल बनाएंगे और देखते हैं उसका क्या सब रिलेशन हो सकता है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the pair of linear equations are consistent or inconsistent. If consistent, obtain the solution graphically. मतलब a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 के रेशियो का वैल्यू पता लगाना है और चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन हमारे पास है x plus 3y equals to 6 एंड 2x minus 3y equals to 12। दो इक्वेशन हमारे पास है। अब इस दोनों ही इक्वेशन में a1, b1, c1, a2, b2, c2 सबका वैल्यू हम लिख लेते हैं। कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से, तो a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू 6। सिमिलरली a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -3 और c2 का वैल्यू 12। इसको हम सजा करके लिख लिए। अब रेशियो निकालते हैं a1 by a2, मतलब a1 का वैल्यू है 1 और a2 का वैल्यू है 2, तो a1 upon a2 कितना हो जाएगा, 1 upon 2। दूसरा टर्म है b1 upon b2, तो b1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू है -3, सो 3 upon -3, इसका रिजल्ट कितना आ गया, -1। और तीसरा रेशियो है c1 upon c2, तो c1 का वैल्यू है 6, c2 का वैल्यू है 12, तो 6 upon 12 मतलब 1/2। अब यहाँ पर आपने तीनों ही रेशियो को पता कर लिया, तो चेक करके देखते हैं कौन सा रेशियो फिट बैठ रहा है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर ना हो, यहाँ पर वही चीज हमको दिख रहा है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, मतलब 1/2 और -1 तो बराबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इस सिचुएशन में हम लोग बोले थे क्या चीज, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होता है।
ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशंस हमारे पास है तो दो डिफरेंट सॉल्यूशंस तो चाहिए। टेबल के फॉर्म में हम लोग दो डिफरेंट सॉल्यूशन ले लिए। अब आप जान रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को सिंगल कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना पड़ेगा, तो सिंगल कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर देते हैं। फिगर में आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि दो डिफरेंट लाइंस है और दोनों ही लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है वही इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। 6,0 इसका सॉल्यूशन है, जहां पर पहला पॉइंट x के लिए होता है और दूसरा y के लिए। तो x का वैल्यू कितना 6 और y का वैल्यू 0, यही इसका सॉल्यूशन है। दूसरा एग्जांपल देखिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। दो डिफरेंट इक्वेशंस है अपने पास। फिर से वही काम करते हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के वैल्यू को हम लोग लिख लिए। अब रेशियो को पता लगाते हैं, तो a1 बाय a2 का वैल्यू मिलता है 1, b1 बाय b2 का भी वैल्यू मिलता है 1 और c1 बाय c2 का वैल्यू मिलता है 8/5। अब तीन जो नेचर था अपने पास उसमें से यहाँ पर कौन सा नेचर फिट बैठ रहा है? a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर तो है, लेकिन c1 बाय c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइंस कैसा होगा? पैरेलल होगा, और पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होते हैं। सॉल्यूशन तो इसका नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, लेकिन फिर भी ग्राफ इसका हम बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस चाहिए। हम लोग अलग अलग सॉल्यूशन ले लिए। अलग अलग सॉल्यूशन को सिंगल कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर देते हैं। अब आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि दो डिफरेंट लाइंस है और ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइन है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है। इसका मतलब इसका क्या होगा सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और यहीं से आइडिया लगेगा कि इक्वेशन बनता कहां से है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अब देखिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, फिर से यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दो कॉमा के बीच वाला जो स्टेटमेंट है उसको भी हम छोड़ देते हैं। तब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ा जाएगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो एक स्टेटमेंट हमारा यहां से आया और यहीं से हमारा एक इक्वेशन बनने वाला है। मान लेते हैं रेक्टेंगुलर का लेंथ l और इसका विड्थ b, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप जानते हैं 2 × l + b। हाफ पेरीमीटर बोल रहा है तो हाफ पेरीमीटर कितना होगा? l + b। कितना है हाफ पेरीमीटर? 36 मीटर। तो l + b = 36 मीटर। पहला इक्वेशन तो आपका आसानी से बन गया। अब दो कॉमा के बीच का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इसका मतलब ये हुआ कि विड्थ में अगर हम 4 जोड़ दें तो वो लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरीके से कि l = b + 4। इसको एक बार और अरेंज कर लेते हैं, तो l - b = 4। ये दूसरा इक्वेशन भी बन करके तैयार है। दो इक्वेशन बन गया। अब इस दोनों ही इक्वेशन को आप ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। और ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस तो चाहिए ही चाहिए। तो डिफरेंट सॉल्यूशंस हमने ले लिया और इसको सिंगल कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट भी कर देते हैं। अब देख लीजिए दोनों ही लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है यही इसका सॉल्यूशन है। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है? तो इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए 20,16 है। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ इसका 20 मीटर है और विड्थ इसका 16 मीटर है। चूंकि क्वेश्चन में इसके डायमेंशन का भी पता लगाना था तो लेंथ और विड्थ दोनों ही पता लग गया। लेंथ 20 मीटर और विड्थ 16 मीटर। एक और एग्जांपल देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and set the triangular region. मतलब दो इक्वेशंस अपने पास है, x - y + 1 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0. अब इस दोनों ही इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना है और ग्राफ में प्लॉट करने के बाद इस लाइन से और एक्स एक्सिस से बनने वाला जो ट्रायंगुलर रीजन है उसका वर्टेक्स पता लगाना है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स, और उसको सेट भी करना। तो दो इक्वेशन अपने पास है तो इसको ग्राफिकली तो सॉल्व कर ही सकते हैं और ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए दो सॉल्यूशंस हमारे पास चाहिए। तो टेबल के फॉर्म में दोनों ही इक्वेशन के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस हमने ले लिया। इसको ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। तो ग्राफ में प्लॉट कर दिए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से जो बना हुआ ट्रायंगुलर रीजन है
उसका कोऑर्डिनेट्स भी पता करना है और उसको सेड भी करना है। तो पहले सेड कर देते हैं। देख लीजिए सेडेड रीजन आपको दिख रहा होगा। अब ट्रायंगुलर रीजन आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर सबसे पहला कोऑर्डिनेट इसका हम लिख सकते हैं ऊपर वाला वर्टेक्स के लिए 2,3, दूसरा वर्टेक्स इसका है -1,0 और तीसरा वर्टेक्स है 4,0। मतलब इक्वेशन को हमने कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट भी कर दिया, इसको सेड भी कर दिए और ट्रायंगल का जो तीनों वर्टेक्स है उसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को भी लिख दिए। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अब आप ग्राफिकल मेथड समझ गए होंगे, इसके डिफरेंट कंसेप्ट को समझ गए होंगे, किस तरीके से इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, क्या सब जरूरी चीजें हैं। एक टेबल हमने कहा था कि उसका स्क्रीनशॉट रख लेने के लिए, वो बहुत काम का है, उसका रख ही लीजिएगा, बार बार उसको पढ़ते रहिएगा, तभी आप कुछ समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। अगले दिन हम लोग लीनियर इक्वेशन का दूसरा मेथड लेकर के आएंगे।